तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आईएएस सोशल का चैनल और हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री की किताब को। और ये है चैप्टर नंबर 29, 22 लिखा हुआ है लेकिन दिस इज चैप्टर नंबर 29, नॉट 22। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी लास्ट चैप्टर है इस किताब का, काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो जुड़े रहिएगा, इस लेक्चर को हम लोग आखिरी तक देखेंगे। So science and technology during ancient period is the name of the chapter. Let's get started. तो सबसे पहले बात आती है कि धर्म का जन्म क्यों हुआ। ठीक है, अगर आप रिलीजन के बारे में देखें कि रिलीजन का जन्म क्यों हुआ, तो जो रिलीजन के जन्म होने के पीछे जो वजह है, मेन रीजन है डर। डर, फियर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसने धर्म को जन्म दिया। हुआ क्या कि जो ये वैदिक आर्यंस थे, ठीक है, उनका नेचुरल फोर्सेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। जैसे आग लगी, सब कुछ जल के खाक हो गया, बाढ़ आई, सब कुछ बह गया, बिजली गिरी, सब कुछ जल के राख हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो नेचुरल फोर्सेस थे उसके ऊपर इंसान का कोई भी कंट्रोल नहीं था। तो इंसान को लगता था कि ये पावर जो है वो उससे ज्यादा पावरफुल है, ये कुछ डिवाइन पावर है। और इसी वजह से नेचुरल फोर्सेस को ईश्वर के रूप में हम उनकी पूजा करने लगे। जैसे आप नाम देखें, इंद्र वॉज द गॉड ऑफ रेन, थंडर एंड वॉर। अग्नि, सूर्य, वरुण यानी वाटर, वायु यानी कि पवन देवता, उषा यानी कि गॉडेस ऑफ डॉन। तो ये सारे नेचुरल फोर्सेस की हमने पूजा शुरू करी। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेस हैपेंड बिकॉज दीज नेचुरल फोर्सेस वर वे टू पावरफुल, दे वर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो हमने उनकी पूजा करनी शुरू करी और धीरे धीरे रिलीजन का जन्म हुआ और रिचुअल्स का जन्म हुआ। ठीक है, और लोग जो है यज्ञ में आहुति देना चालू करी। एक तरीके से रिचुअल्स और धार्मिक क्रियाकांड और कर्मकांड, इन सब चीजों का जन्म होता है। फिर चौथे फेज में वैदिक रिलीजन का जन्म होता है। वैदिक रिलीजन जो कि एक नेचर सेंट्रिक थी, नेचर वर्शिपर्स थे, जो काफी ज्यादा वैदिक रिचुअल्स को फॉलो किया जाता था। ये पॉलिथिस्टिक थे, यानी कि मल्टीपल गॉड्स की पूजा करते थे। और धीरे धीरे इसका जो है ग्रेजुअल इवोल्यूशन भी होता है और धीरे धीरे इसमें जो है फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस अगर आप देखें तो ये सारे चेंजेस आपको लेटर वैदिक पीरियड में आपको ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से हमने जो रिचुअल से शुरुआत करी और धीरे धीरे फिर फिलोसफी पर पहुंचे। ठीक है, और धीरे धीरे जिस धर्म की उत्पत्ति डर से हुई थी, अब वो धर्म फेथ में बदलता चला गया। ठीक है, जिन नेचुरल फोर्सेस की पूजा हम डर के मारे करते थे, धीरे धीरे अब इज्जत के साथ हम उन नेचुरल फोर्सेस की पूजा करने लगे। अब देखते हैं वर्ण सिस्टम इन अर्ली वैदिक सोसाइटी। तो अगर आप वर्ण सिस्टम की बात करें तो वर्ण सिस्टम का जन्म क्यों हुआ? तो देखो, हर सोसाइटी ने लेबर को डिवाइड करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं उनको डरा धमका के, मार पीट कर उनसे काम कराया जाता था। ठीक है, तो नीचे के लोगों को, जो लोग निचली वर्ण के लोग हैं या निचले जो लोअर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनसे काम कराने का तरीका क्या था? मार पीट कर। पर हिंदुस्तान में चीजें थोड़ी अलग थी। हिंदुस्तान में मारने पीटने की जगह पर वर्ण सिस्टम क्रिएट किया गया। ठीक है, हमने क्रिएट किया फियर ऑफ सिन, पाप। ठीक है, फियर ऑफ सिन कॉल्ड पाप। सोशल एक्सकम्युनिकेशन यानी हुक्का पानी बंद कर देंगे, सोशल बाइकॉट, पनिशमेंट। तो धर्मशास्त्र जितने भी थे उन्होंने दूसरे तरीके से लोअर सेट ऑफ सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करने का तरीका अपनाया। उन्होंने धर्म की किताबें लिखी, उसमें उन किताबों में ये बताया कि कौन से धर्म के लोग को किसको क्या करना चाहिए। अगर ये इस वर्ण का आदमी ये काम नहीं कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो एक तरीके से वो पाप कर रहा है। तो एक तरीके से पाप पुण्य की जो डॉक्ट्राइन है उसका इस्तेमाल करके लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी को कुछ काम, मतलब बेसिकली लेबर का डिवीजन किया गया कि किस वर्ण की क्या जिम्मेदारी है। ब्राह्मण ने बोला कि मेरा पढ़ना लिखना काम है, फिर क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, वैश्य का काम है बिजनेस देखना, और शूद्र का काम है बेसिकली तीनों वर्ण को सर्व करना। ठीक है,
तो वर्ण सिस्टम का जन्म कैसे होता है उसके बारे में हमने अभी देखा, ठीक है, कि वर्ण सिस्टम का बेसिकली जन्म होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन देखा जाए कि स्टार्टिंग में वर्ण सिस्टम डिवीजन ऑफ लेबर के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे वो हेरिडिटरी होता चला गया, यानी कि बाय बर्थ। पहले क्या होता था कि आपकी जो ऑक्यूपेशन होगी वही आपका वर्ण बन जाएगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये एक हेरिडिटरी प्रोफेशन बन गया कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपका बेटा ब्राह्मण ही होगा, भले उसने कुछ पढ़ाई करी हो नहीं करी हो। अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपका बेटा क्षत्रिय ही होगा, भले ही वो कितना भी कायर क्यों ना हो। अगर आप वैश्य हैं तो आपका बेटा वैश्य ही होगा, आप शूद्र हैं तो आपका बेटा शूद्र ही होगा, ठीक है। इसी टाइम पर हमें, अगर आप देखें स्टार्टिंग में जब इंडियन फिलोसफी का जन्म हो रहा था, तो जनरली एक मटेरियलिस्टिक फिलोसफी हिंदुस्तान में काफी ज्यादा डोमिनेंट थी। जैसे संख्या फिलोसफी के बारे में हमने देखा, संख्या फिलोसफी सिंपल कहती है कि भाई ये जो संसार है वो किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है, और ये संसार बनाने के पीछे जो शक्ति है वो प्रकृति, वो बेसिकली नेचर है, नेचर इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। और संख्या फिलोसफी कहती है कि नॉलेज के थ्रू हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली जो लोकायता फिलोसफी है, चारवाक फिलोसफी, उन्होंने भी मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड दिया। उन्होंने बोला कि भाई जीवन का एक ही मकसद है, हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना, अपने प्लेजर को मैक्सिमाइज करना और पेन को मिनिमाइज करना। इस फिलॉसफी ने भी भगवान के कंसेप्ट को रिजेक्ट किया है, आप पुनर्जन्म के कंसेप्ट को, सोल और कर्मा, इन सारी फिलॉसफीज को लोकायता या चारवाक फिलॉसफी ने रिजेक्ट किया है। चारवाक फिलॉसफी के हिसाब से जो भी हम चीजें देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, वो सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। प्रत्यक्षवाद जिसको कहते हैं, जो भी चीजें प्रत्यक्ष हैं सिर्फ वही सत्य है, उसके अलावा कोई भी सत्य नहीं है। अब धीरे धीरे ये जो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, धीरे धीरे वो आगे चल के जो आइडियलिस्ट फिलॉसफी होती है, जो स्पिरिचुअल फिलॉसफीज होती हैं, वो ज्यादा डोमिनेंट होने लगी, ठीक है, वो ज्यादा डोमिनेंट होने लगी। तो अगर आप आइडियलिस्ट फिलॉसफी और मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी को कंपेयर करेंगे तो जो नेचर ऑफ द वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी कहती है कि जो वर्ल्ड है, जो संसार है, वो फिजिकल है। जो आइडियलिस्टिक फिलॉसफी कहती है वो संसार जो है स्पिरिचुअल है, ठीक है, स्पिरिचुअल है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी ने गॉड के कंसेप्ट को रिजेक्ट किया है, वहीं पर जो आइडियलिस्ट फिलॉसफी उन्होंने गॉड के कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया है। मीन्स ऑफ नॉलेज की बात करें तो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी कहती हैं, प्रत्यक्षवाद पे विश्वास करती हैं कि जो भी हम देख सुन सकते हैं वही चीजें सत्य हैं। फिर जो आइडियलिस्ट फिलॉसफी उन्होंने कहा कि जो भी धर्म की किताबों में लिखा हुआ है वो सत्य है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी के हिसाब से अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू मैक्सिमाइज हैप्पीनेस। आइडियलिस्ट फिलॉसफी के हिसाब से अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू अटेन सैल्वेशन या मोक्ष। फिर व्यू ऑफ लाइफ देखें तो मैक्सिमाइजिंग प्लेजर वाज द मेन गोल ऑफ मटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी, वहीं पर आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी का जो मेन गोल है दैट इज स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। तो धीरे धीरे हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हमारी फिलोसफिकल डिस्कोर्स का डायरेक्शन है वो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी से होते हुए अब स्पिरिचुअल फिलॉसफीज या आइडियलिस्ट फिलॉसफी पर शिफ्ट होता जा रहा था। इसी टाइम पर कुछ मेजर क्राफ्ट भी एंशिएंट इंडिया में देखने को मिलते हैं, जैसे कि मुराल पेंटिंग हो गई, जैसे कि डाइंग ऑफ क्लोथ्स हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इंसान ने बहुत सारे, इस टाइम पर हिंदुस्तान में बहुत सारे कलर्स को प्रोड्यूस किया जा रहा था जिनका इस्तेमाल मुराल पेंटिंग्स बनाने में और कपड़ों को रंगने में इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके अलावा स्टील बनाना, जिसको वुड स्टील कहते हैं, दैट वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राफ्ट इन इंडिया, ठीक है, वुड स्टील दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्राफ्ट इन इंडिया। अब इस टाइम पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज हमें देखने को मिलती है। तो पहला नाम आता है पाणिनि का। तो पाणिनि ने किताब लिखी, संस्कृत की सबसे बड़ी ग्रामर की किताब लिखी जिसका नाम था अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी इज अ बुक ऑन संस्कृत ग्रामर, जिसको एक मास्टरपीस माना जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई दैट वाज डेवलपमेंट ऑफ इंडियन न्यूमरल्स, ठीक है। तो ये जो 1 से लेके 9 तक वाली, 0 से लेके 9 तक वाली जो गिनती है वो हिंदुस्तान ने ही पहले डेवलप की थी। नहीं तो अगर आप रोमन न्यूमरल्स देखें तो कैसे है, एक डंडा,
फिर 2 डंडे, 3 डंडे, फिर 1 4, इस तरीके से रोमन न्यूमरल्स हुआ करते थे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना काफी कठिन हुआ करता था। लेकिन जब इंडियन न्यूमरल्स का जन्म हुआ तो इसने मैथमेटिक्स को पूरी तरीके से रिवोल्यूशनाइज कर दिया। ठीक है, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री हु डिस्कवर्ड जीरो, और जीरो का पहला एपिग्राफिकल जो एविडेंस मिलता है वो 5th सेंचुरी एडी के टाइम पर मिलता है। ऐसा माना जाता है ब्रह्मगुप्त करके एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जीरो की खोज करी थी। हालांकि जीरो एज अ फिलोसफिकल कंसेप्ट एग्जिस्टेड मच बिफोर। ठीक है, बुद्धिज्म में शून्यवाद का कंसेप्ट है जो कि काफी पहले आ चुका था। तो जीरो एज अ स्पिरिचुअल या philosophical concept existed much before it became a mathematical number. फिर इसी टाइम पर इंडिया में एल्जेब्रा के ऊपर भी काफी ज्यादा डिस्कवरी की गई, और यही इंडिया का जो एल्जेब्रा है, अरब्स ने इंडिया से एल्जेब्रा को सीखा और इसको वेस्ट में लेके गए। इस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज को लगता है कि एल्जेब्रा की डिस्कवरी अरब्स ने करी थी, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। एल्जेब्रा, जिसको बीज गणित कहते हैं, इसकी डिस्कवरी इंडिया में हुई थी। सिमिलरली ये जो इंडियन न्यूमरल्स हैं, इनको अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। अरेबिक न्यूमरल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरब्स ही इंडिया से इन नंबर्स को वेस्टर्न कंट्रीज लेकर गए, तो वेस्टर्न कंट्रीज को लगा कि ये अरब्स ने इसको डिस्कवर किया है, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। फिर इंडिया में जो मैथमेटिकल नॉलेज है वो भी काफी ज्यादा एडवांस थी। अगर आप हड़प्पा के ईंटों को देखेंगे तो यूनिफॉर्म ब्रिक साइज आपको देखने को मिलता है, 2:4:1 यूनिफॉर्म ब्रिक साइज आपको अक्रॉस सारी हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पन्स के पास मैथमेटिकल नॉलेज, काफी एडवांस मैथमेटिकल नॉलेज मौजूद थी। फिर ज्योमेट्री की डिस्कवरी के बारे में देखें तो बौधायन करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सुल्व सूत्र लिखा। ठीक है, सुल्व सूत्र, इस सुल्व सूत्र का इस्तेमाल बेसिकली हवन कुंड बनाने के लिए किया जाता था। कंस्ट्रक्शन ऑफ एल्टर्स ऑफ स्पेसिफिक शेप एंड साइजेस। तो एल्टर की डिजाइन करने के लिए ज्योमेट्री की डिस्कवरी हुई, और यही ज्योमेट्री फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल स्ट्रीम बनकर सामने आई। फिर एक नए थिंकर आए, एक नए मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था अपस्तंभ। अपस्तंभ ने सुल्व सूत्र में बेसिकली और ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन किया। ठीक है, तो ज्योमेट्री का इस्तेमाल उस टाइम पर, उसका इस्तेमाल फायर एल्टर्स को बनाने के लिए किया जाता था। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड लैंड मेजरमेंट, तो जमीनों की नाप करने के लिए भी ज्योमेट्री का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, फिर बात आती है आर्यभट्ट की। तो आर्यभट्ट बेसिकली 5th सेंचुरी के टाइम पीरियड के एक मैथमेटिशियन थे, गुप्ता पीरियड के। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हैं, जैसे आर्यभट्ट या सूर्य सिद्धांता, ये 2 इंपॉर्टेंट किताबें जो आर्यभट्ट ने लिखी थी। आर्यभट्ट का मेजर अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेजर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालते हैं आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया। तो कह सकते हैं ही वाज द पायनियर फिगर इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, पहली डिस्कवरी। दूसरी डिस्कवरी है पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स। तो उन्होंने, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने प्लैनेट्स और प्लैनेट्स की पोजीशनिंग, इन सब चीजों को कैलकुलेट करने का काम पूरी तरीके से सीख लिया था। फिर he was the one who for the first time explained the phenomena of solar and lunar eclipses। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने हमें समझाया था। आर्यभट्ट was also the first person who could calculate the almost exact size of the earth, exact circumference of the earth। ठीक है, लगभग 40, अगर आप देखें अप्रोक्सीमेटली उन्होंने दिया था कि सरकमफेरेंस जो अर्थ का है दैट इज 39,968 किलोमीटर, विच इज वेरी क्लोज टू द मॉडर्न एग्जैक्ट कैलकुलेशंस। फिर बात आती है हीलियोसेंट्रिक थियरी की। हीलियोसेंट्रिक थियरी का मतलब है कि पहले ऐसा माना जाता था कि जो सूरज है वो धरती के आसपास चक्कर काटता है। आर्यभट्ट ने पहली बार बताया कि सूरज धरती के आसपास चक्कर नहीं काटता है, जबकि सूरज स्टेशनरी है और बाकी सारे 9 जो ग्रह हैं वो सूरज के आसपास चक्कर काटते हैं। ठीक है,
उन्होंने बताया कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, अगले एक मैथमेटिशियन आते हैं जिनका नाम था लता देव। तो लता देव ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ आर्यभट्ट, और लता देव ने एक किताब लिखी सूर्य सिद्धांत। ठीक है, तो सूर्य सिद्धांत कहीं कहीं जगहों पर आपको ये भी होगा कि आर्यभट्ट ने लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी की माने तो सूर्य सिद्धांत वॉज रिटन बाय लता देव। अब इस सूर्य सिद्धांत में लता देव ने बेसिकली मून, सन, मून, प्लैनेट्स और स्टार्स, इन सब की मूवमेंट्स के बारे में लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि किस तरीके से आप एक्लिप्सेस यानी कि ग्रहण को कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलेंडर कैसे बनाए जाते हैं, प्लानिटरी पोजीशंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीजें बेसिकली ये एस्ट्रोनॉमी के ऊपर किताब है सूर्य सिद्धांत। इसको लिखा था आर्यभट्ट के शिष्य लता देव ने। ठीक है, लता देव। फिर अगले जो वैज्ञानिक हमें देखने को मिलते हैं उनका नाम है वराहमिहिर। वराहमिहिर वॉज अ पॉलीमैथ, ही वॉज एन एस्ट्रोलॉजर। पॉलीमैथ का मतलब होता है बहुत सारी फील्ड में उनको नॉलेज थी। ही वॉज एन एस्ट्रोनॉमर, ही वॉज अ मैथमेटिशियन, ही वॉज ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर। तो ये बेसिकली 6th century एडी में इनका जन्म हुआ। इन्होंने दो इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हैं, बृहद संहिता। बृहद संहिता बेसिकली एस्ट्रोनॉमी के ऊपर किताब है, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर, ज्योग्राफी, मीटरोलॉजी, इन सारी किताबों के बारे में बात की गई है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट किताब लिखी उन्होंने पंच सिद्धांतिका। ठीक है, पंच सिद्धांतिका भी एक तरीके से दीज आर द 5 ट्रीटीज ऑन एस्ट्रोनॉमी, इस वजह से इसका नाम दिया गया पंच सिद्धांतिका। फिर वराहमिहिर ने अपनी किताबों में हीलियोसेंट्रिक लाइक मॉडल भी पेश किया है। उन्होंने ये बात बताया कि मून, उन्होंने पहली बार बताया कि मून जो है धरती के आसपास चक्कर काटता है, और उन्होंने ये भी लिखा कि जो धरती है वो सूरज के आसपास चक्कर काटती है। तो ये हो गया एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में डिस्कवरीज। अब मेडिसिन की फील्ड में आते हैं। तो मेडिसिन की फील्ड में अगर आप देखें तो सबसे पहले मेडिसिन के बारे में अथर्ववेद में लिखा गया है। जो सबसे पहले जो हमें डॉक्टर देखने को मिलते हैं उनका नाम था सुश्रुत। सुश्रुत बिलोंग्स टू 6th century BC। सुश्रुत ने लिखी सुश्रुत संहिता, और उनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। अपनी इस किताब में उन्होंने बहुत ही ग्रेट डिटेल में ह्यूमन एनाटॉमी को बताया है। उन्होंने सर्जरी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होना चाहिए, सर्जरी का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में सुश्रुत ने काफ़ी डिटेल में लिखा है। और सुश्रुत ने अपने जीवन में बहुत सारी सर्जरीज, खुद से भी सर्जरीज करी थी। जैसे कैटरेक्ट कैसे सही करते हैं, राइनोप्लास्टी यानी नाक किसी की कट जाए तो किस तरीके से उसको सही किया जा सकता है। तो एक तरीके से प्लास्टिक सर्जरी का भी काम जो है सुश्रुत ने किया। अगले जो मैं जो अगला जो डिस्कवरी हुई मेडिसिन के फील्ड में वो हुई चरक ने करी। चरक ने लिखी चरक संहिता, जो कि आयुर्वेद की फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है। उन्होंने इस किताब में बात करी किस तरीके से आप बीमारियों को रोक सकते हैं, उनका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उनका डायग्नोसिस कैसे पता लगाया जा सकता है, और बीमारियों को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो अपनी इस किताब में बेसिकली चरक ने प्लांट्स, हर्ब्स, डाइट, लाइफस्टाइल और बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल के बारे में बात की है कि किस तरीके से हम एक बीमारी फ्री, डिजीज फ्री लाइफ किस तरीके से जी सकते हैं। इसके बारे में चरक ने हमें बताया अपनी किताब चरक संहिता में। So this was the lecture about scientific discoveries that happened during ancient period. अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो do subscribe to this channel, share and like. So thanks for watching. Have a nice day. All the best. ये आखिरी लेक्चर था एंशिएंट हिस्ट्री का। आने वाले लेक्चर्स में हम मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज को शुरू करेंगे। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। वो तभी हो सकता है पॉसिबल व्हेन यू हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आप अपलोड करूं वो आप उसको देख सकें। आप चाहो तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, ताकि कोई भी लेक्चर अगर मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली सीरीज मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज में, जिसमें हम 11th क्लास की जो मिडाइवल हिस्ट्री है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, जो ओल्ड एनसीईआरटी की जो मिडाइवल हिस्ट्री के हैं उसको हम अगले लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव नाइस डे। ऑल द बेस्ट।